अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। गुज़श्ता रोज़ शहबाज शरीफ की इत्तेहादी हुकूमत ने अपना पहला बजट पेश किया, लेकिन हुकूमती इत्तेहाद उस वक्त पारा पारा दिखाई दिया जब पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को नाक रगड़वाना शुरू की। विफाकी बजट से कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बजट तजावीज़ न मानने पर हुकूमत से अलहदगी की धमकी दी, लेकिन फिर यह खबर सामने आई कि उन्हें मना लिया गया है। लेकिन उस कहानी में एक बार फिर नया मोड़ आया और ऐन बजट के मौके पर पीपल्स पार्टी दोबारा नाराज हो गई। बाद अज़ान नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बिलावल भुट्टो के ऑफिस पहुंचे और उन्हें मनाने में कामयाब हुए, लेकिन इसके बावजूद बिलावल भुट्टो इजलास में शरीक न हुए और दीगर चंद ही पीपी अरकान बजट तकरीर के दौरान ऐवान में मौजूद थे। बाज़ तज्ज़ियाकारों के मुताबिक कल पैदा होने वाली सूरत हाल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान बाकायदा इख्तलाफात का आगाज़ हो सकती है, जो मुस्तकबिल करीब में गंभीर सूरत हाल भी इख्तियार कर सकती है। दूसरी तरफ कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद की अपोजिशन नून लीग और पीपल्स पार्टी इख्तलाफात को नूरा कुश्ती करार दे रही है। तहरीक इंसाफ ने वफाकी बजट को कातिल बजट करार दे दिया है, क्योंकि बजट में अवाम को रिलीफ देने के बजाय टैक्सों का बोझ मजीद बढ़ा दिया गया है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने एतराफ़ किया है कि वफाकी बजट आलमी IMF की तजावीज़ के मुताबिक बनाया गया है। तनख्वाहदार तबके पर 75 अरब जबकि गैर तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ 150 अरब रुपए होगा। वफाकी बजट में किफ़ायत जारी के इक़दाम का ऐलान ना हो सका। कल नए माली साल का बजट पेश किया गया, जिसमें टैक्स हदफ को पूरा करने के लिए सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर लाद दिया गया है। बजट में तनख्वाहदार तबके के इनकम टैक्स में इजाफा कर दिया गया है। यही वजह है कि आज वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस से कबल सहाफ़ियों ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया। सहाफ़ियों ने वज़ीर ख़जाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से कबल नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज किया। सहाफ़ियों का कहना था कि प्राइवेट सेक्टर में तनख्वाहें नहीं बढ़ती, मगर प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन पर भारी टैक्स लगाए गए हैं। इसी तरह फाइनेंस बिल के मुताबिक बजट में नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क सफर पर भी पाबंदी लगाने की तजवीज़ है, जबकि वजारत दाखिला बैरून मुल्क पनाह लेने वाले पाकिस्तानियों को पासपोर्ट जारी न करने का फैसला पहले ही कर चुकी है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेटर डॉक्टर ज़रका तैमूर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा, अपोजिशन को गवर्नमेंट इन वेटिंग कहा जाता है, अपोजिशन वॉच डॉग का किरदार अदा करती है, अपोजिशन ही अवाम की उमंगों की तर्जुमानी कर सकती है, वरना हुकूमतें तो अपनी मर्जी और अपनी सहूलत के तहत फैसले करती हैं। इस बजट में पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात इस वक्त लोगों के, कैसे अपोजिशन नुमाइंदगी करेगी अवामी जज्बात की? देखिए जी, बात ये है कि इस वक्त पाकिस्तान का ये बजट उस तरह का नहीं, इस वक्त पाकिस्तान उस जगह पे नहीं खड़ा जहां पहले खड़ा था। अब पाकिस्तान एक मेक और ब्रेक सिचुएशन में है। इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स ना लिए गए तो ये मुल्क के हालात बहुत खूनाबू हो गए। ऑलरेडी आपने अपनी सॉवरेनिटी, अपनी खुद आपका जो अपना एक मुल्क होना है, वो आपने ऑलरेडी उसको दांव पे लगा दिया है। इस वक्त जरूरत थी एक बजट की जिसमें के आप वही कॉपी पेस्ट, ये तो वही कॉपी पेस्ट बजट है, एक गुलामाना बजट है। ये वो उसी उसी ईथोस के अंडर है जो 1857 में जंग जब हुई थी, मुसलमानों ने मुसलमानों को टंगवाया था और खुद मराआत ली थी, अपने लिए ओहदे लिए थे, जमीनें ली थी, कि वही उसी किस्म के लोग उसी किस्म के बजट अभी दे रहे हैं, जिसमें अशराफिया जो इस वक्त इक्तदार में लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, उन्होंने अपने लिए तो सब कुछ ले लिया जाती तौर पे, लेकिन अवाम के लिए सवाए फांसी पे टांगना, हमें अवाम के ऊपर टैक्स लगाना, अवाम को जलील करना, अवाम की जेब से पैसे निकाल के उनको कहना कि ये हमारे हैं, ये एक जालिमाना बजट है, एक शिकारी प्रेडेटरी बजट है। ये वो बजट है जो एक हेरोइन एडिक्ट, दीज पीपल आर एडिक्टेड टू यूएस डॉलर्स। ये कहते हैं हमारे मुंह में यूएस डॉलर डाली जाओ, हमारी जेबें भरते जाओ, फिर वो हम मुल्क से बाहर जाके अपनी जदादें बनाएं और अवाम टैक्स देती रहे। आईएमएफ ये कहती है, आईएमएफ वो कहती है। देखिए जी, आईएमएफ से आपने 1 बिलियन का कर्जा लेना है। आपका बजट है इस वक्त 18,000 अरब का, जिसमें से के 9,000 अरब आपने सिर्फ इंटरेस्ट वापस करना है। तो आप कोई अक्ल के नाखून लें। पिछला भी जो शहबाज शरीफ साहब, या आप कहाँ कह रहे हैं उनकी पहला बजट है, उनका दूसरा बजट है ये। क्योंकि पिछली दफा भी जब वो आए थे तो उन्होंने जो बजट दिया था और उसके साथ जो आईएमएफ से इन्होंने 23वां प्रोग्राम दिया दूसरा था, नहीं, वो वैसे तो तीसरा बजट है। यानी इसके साथ इन्होंने अपने एमएनएस को दिया था हाँ। ग्रांट्स, और उनको उनको जो देते हैं ब्राइब्स दी थी। तो ये सरासर इनकी अपनी जेबों में जाता है। और कहने को आईएमएफ ये कह रहा है और आईएमएफ वो कह रहा है। अगर आईएमएफ ये कह रहा है और वो कह रहा है, तो आपने 38 लाख रुपए लोगों का, जो आपके पास नादरा के पास डेटा है, जो नॉन फाइलर्स हैं और जो सब
बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं, बाहर के ट्रिप लगाते हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं आपने टैक्स लगाया? क्यों नहीं आपने उनको फाइलर बनाया? आपके पास तो सारा डेटा है, आपको उनके नाम पता है, फोन नंबर पता है, एड्रेस पता है, क्यों नहीं आप उनको टैक्स कर रहे? और क्यों नहीं आप अपने अखराजात कम कर रहे? उसके ऊपर तो कोई जोर ही नहीं है, उसके ऊपर कोई कोशिश ही नहीं है, सही। और ना ही इनकी कोई मंशा है कि इस किस्म का कोई काम हो। ज़बानी ये झूठ बोलते जाएंगे, इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि खुदा की पनाह। हमें कहते हैं कि जी सारे मिनिस्टर तो जी तनख्वाह ही नहीं लेते, इतने को नेक आ गए हैं। एक ट्रिप जो इनका फौरन होता है, जो कि ये महीने में 4-4 ट्रिप लगाते हैं, एक ट्रिप जो लगाते हैं उसमें 10 महीने की तनख्वाह तो ये एक दिन में ही खा जाते हैं। तो बातें इनकी आप सुनते जाएं। और जो पीपल्स पार्टी ने जो कल ड्रामा किया है, वो ड्रामा भी उनका माशाल्लाह, और अवाम को भी सलाम है जो उनके ड्रामे सुन के एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो सिर्फ एक नैरेटिव बिल्डिंग थी, ताकि जब नून लीग फारिग हो गई है, हो रही है, डायनासोर बन चुके हैं नून लीग, तो अब अगली बारी पीपल्स पार्टी की है, तो पीपल्स पार्टी जाके अवाम को कहेगी भाई हमने तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, हुकूमत तो उनकी थी। वो तो हालांकि वैसे भी सब डॉक्टर साहबा, आईटी पोजीशंस अगर अगर पीपल्स पार्टी पीपल्स पार्टी बजट के हक पे वोट कर देती है और बजट मंजूर करवा लेती है हुकूमत, तो उसका मतलब पीपल्स पार्टी साथ खड़ी होगी ना बजट के। वो तो बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है। और 100% कराएगी, आप देखते जाएं। वो सिर्फ इनको ब्लैकमेल करके अपनी अपनी पसंद की जो जो चीजें और चाहिए, चेयरमैन सेनेट लिया उन्होंने, गवर्नर लिए उन्होंने, प्रेसिडेंट लिया, उसके अलावा अब उनके मिनिस्टर्स भी उन्होंने पिक किए हुए कि अब कौन कौन सी मिनिस्ट्रियां उन्होंने लेनी है। हमारी सेनेट में सारी कमेटियों की इन्होंने जो बंदर बांट डाली है, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने, यानी जो ऑपोजिशन को भी कमेटियां मिलनी चाहिए हमने इनको दी थी, वो ये सारी हड़प कर गए और आगे से एक के दो जवाब देते हैं और हमें आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं। और ये जो नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क सफ़र करने पर पाबंदी जैसे जालमाना इकदाम हैं, और जो लोग बाहर असाइलम या किसी भी पॉलिटिकल कॉज के लिए गए हैं उनके पासपोर्ट्स मनसूख कर देना, ये किस किस्म का रवैया हुकूमत का बनता जा रहा है? देखिए जी, इनको इनको इनकी ओवरसीज पाकिस्तानी से तो वैसे ही इनकी खुदा वास्ते का बैर है ना इनको। और क्योंकि पाकिस्तान में जो लोग हैं, इनकी है एक वो जो जालिमाना सोच है, फैशिस्ट सोच है। वो कहते हैं जो हो, जो कोई हमारी मर्जी के खिलाफ बात करे उसकी गर्दन मरोड़ो, उसको टाइट करो, उसको जेल में डालो, उसके खिलाफ जाली केसेस बनाओ, उसको उठा के उसको जलील करो, उसके ऊपर टैक्स लगाओ। तो यही इनका एक तरीका है। और ये जिस तरह से अब जो लोग बाहर जाते हैं, भाई आप उनको टैक्स करें, आप उनको फाइलर बनाएं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसलिए क्योंकि एफबीआर खुद एक इदारा है जो इस वक्त एक्सटॉर्शन और ब्राइबरी और ब्लैकमेल में पूरी तरह मुलव्विस है, और इनको सब पता है। लेकिन उसमें इनके अपने प्यारे बैठे हैं ना, इसमें इनके मंजूर नजर लोग बैठे हैं। और आपको पता है ना कि नून लीग का ब्यूरोक्रेसी के साथ जो तरीका है वो है MBBS, मियाँ बीवी बच्चे समेत, यानी जो इनके फेवरेट खानदान है, जो इस वक्त भी बैठे हुए हैं, 10 साल पहले भी बैठे हुए थे और अगले 15 साल भी बैठे होंगे, उनका मियाँ भी, मर्द भी ब्यूरोक्रेट है, बीवी भी ब्यूरोक्रेट है, बच्चा भी ब्यूरोक्रेट है, और सालों की माशाल्लाह इन्होंने अभी तकर्रियां भी की हैं, तरक्कियां भी की हैं। और ये इसी तरह जिस तरह वो अपने फिर इनके रिटायर्ड जो ब्यूरोक्रेट को नवाजा भी किया है, जैसे आहत चीमा इनके साथ हैं, फवाद हसन फवाद, फिर निगरान हुकूमत में भी शायद तारड़, काफ़ी लोगों को नवाजा गया। तो वो यही है ना जी। देखें, फवाद हसन फवाद तो नवाज शरीफ के साथ थे। अच्छा, अब आहत चीमा साहब जो है वो शहबाज शरीफ साहब के साथ है। अच्छा, आप मुझे वो कोई ये निगरान बताए हुकूमत, जो वो जेल से दिलचस्प होके बात आए ये हैं है डॉक्टर करप्शन साहब, के ऊपर। दिलचस्प, आहत चीमा पीडीएम की हुकूमत में भी थे, फिर निगरान हुकूमत में भी थे, और अब नई हुकूमत आई फिर उसमें भी, वो हर हुकूमत में। और आपको पता है कि ये सिर्फ यहाँ बैठते हैं अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए। इस वक्त 10% आपका जो बजट है वो जा रहा है ब्यूरोक्रेसी को सर्विस करने में। और ब्यूरोक्रेसी क्या करती है? आपके मुल्क में एक धेले की इन्वेस्टमेंट नहीं आने देती, आपके मुल्क में किसी किस्म का तरक्याती काम नहीं होने देती। आपके मुल्क में अभी जो PSDP जो एक मजाक है, जो सिर्फ गाड़ियां और घर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, और PSDP इज एन आउटमोडेड कॉन्सेप्ट। लेकिन इन्होंने जो लोग बिठाए हुए हैं नालायक, ना उनकी कोई स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग है, ना वो कुछ करना चाहते हैं। प्लानिंग में इन्होंने पिछले 15 साल से जहां जेब साहब बिठाए हुए जो इनके, और उन्होंने क्या, व्हाट इज हिज आउटपुट? PSDP क्या है? व्हाट हैव दे डन? आप सिर्फ एक गाड़ियों की लाइनें हैं जो इन्होंने लगाई नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब है हमारे, उनकी बेगम की अभी तरक्की हुई है, और बाकी उनकी फैमिली। फिर वो एक और खानदान है जो इनके साथ डॉन लीग्स में मुलव्विस था। तो इस तरह आप जिधर हाथ लगाएंगे
वही एक कहानी, वही एक माफिया। और फिर जीओआर पे जिस तरह कब्जा हुआ है, भाई जीओआर में करोड़ों अरबों के घर हैं और उसमें आम आदमी हमारे टैक्स से ये चलता है, हमें वहां जाने की इजाजत नहीं है, गेट बंद होता है जी। जी उधर कोई बिल्कुल। खास और मखलूक उसमें आएगी कई जो कई अंदर जाएगी। कनाल, चार चार कनाल के और उससे भी बड़े। अभी इस्लामाबाद में आप देखें, 10-15 करोड़ रुपए कनाल, एक कनाल है, और वहां पर 3.5-3, 4-4 कनाल के घरों पे बैठे हुए हैं, 30-30 नौकर हैं। आपको पता है ब्यूरोक्रेट्स की क्या, इनकी जो, हम चाहते हैं कि इनको मराहत मिले लेकिन सीधे काम करें ना। 4 लाख रुपए तनख्वाह है एक ग्रेड 22 ऑफिसर की, उसको एंटाइटलमेंट है 2 गाड़ियों की और 2 नौकरों की। उनके यूटिलिटी बिल फ्री नहीं होते, लेकिन उन्होंने तरीके ऐसे किए हुए हैं कि जो मिनिस्ट्री के नीचे, मसलन कॉमर्स की मिनिस्ट्री के नीचे अगर स्टेट लाइफ आता है, तो वो स्टेट लाइफ के हेड बने हुए हैं, और स्टेट लाइफ के हेड को सारी यूटिलिटीज फ्री हैं। तो ये हर तरह से अपने आप को जाती मराहत देते हैं। और मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा टोला है जो इस वक्त काबिज है ब्यूरोक्रेसी पे, बड़े अच्छे लोग हैं ब्यूरोक्रेसी में अभी भी, जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस है, जो पाकिस्तान के साथ काम करना चाहते हैं, मगर एक शैतानों का टोला है जो बैठा हुआ है, जिसने इस मुल्क को हर तरह से तबाह करने के लिए पूरी तरह से इसके पीछे लगे। तो सिर्फ ब्यूरोक्रेसी की बात नहीं है, आप जहां चले जाएं, इन्होंने हर जगह ये इसी किस्म के नालायक लोग, जो जो जिनको मेरिट में कभी भी कुछ नहीं मिलना, लेकिन क्योंकि वो नालायक होते हैं और वो बहुत नीचे होते हैं, उनको उठा के ऊपर ले आते हैं ताकि वो इनके हाथ बांधे गुलाम बन जाए, और ये काला सफेद जो कहें वो ये करते हैं। ऊपर से उसके ऊपर जुल्म ये कि लॉ अगर बिल हम लेके आते हैं, तो जब उसके रूल्स एंड प्रोसीजर्स बनाते हैं, वो बनाते हैं हमारे ब्यूरोक्रेट्स बाबू जो होते हैं। अच्छा, वो रूल्स एंड जो प्रोसीजर्स होते हैं उसमें अपनी अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल फारिग कर देते, और उसके बाद अब कितने साल हो गए हैं, अभी तक कोई पूछने वाला नहीं है। काला सफेद मुल्क को, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ये लोग बनाते हैं, सारी निगोशिएशंस ये लोग सही। करते हैं, लेकिन इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई इनकी ट्रेनिंग नहीं है। आप चले जाएं किसी, आप इधर सेक्रेटेरिएट हमारे साथ है, किसी डिपार्टमेंट में आप चले जाएं, उधर वैसे तो अटेंडेंस 50 लोगों की होगी, वो आपको बाहर फिरते हुए नजर आएंगे, लेकिन काम करने वाला एक नहीं मिलेगा। सुबह आते ही 9-10 बजे हैं, अगर आप उनको 9 बजे बुलाएं तो 11 बजे आते हैं, और इस कदर नॉन सीरियस एटीट्यूड है। और ये दिस इज फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। तो जब तक ये सियासी भर्तियां, ये सियासी लोग पॉलिटिसाइज कर दिया आपने सारी सर्विस को, तो कैसे ये मुल्क आगे चलेगा? राइट। आखिर में इस टीम के साथ ये मुल्क नहीं आगे चल सकता। सही। डॉक्टर साहब, आखिर में तहरीक इंसाफ की या आपके साथ बाकी ऑपोजिशन जमातों की क्या हिकमत अमली होगी पार्लियामेंट में अब इस बजट को रुकवाने के लिए या इस बजट में तब्दीली के लिए? देखिए जी, हम तो सेनेट में हैं, सेनेट के पास मनी बिल का वोट नहीं होता, लेकिन सेनेट अपनी सिफारिशात देती है, तो मैंने अपनी सिफारिशात हम लिख के भेज रहे हैं, और बेसिकली मेरा फोकस है कॉस्ट कटिंग पे, क्योंकि आपकी इनकम मस्ट बैलेंस योर एक्सपेंडिचर। हम भी अपने बजट बनाते हैं, चलाते हैं, कमाते भी हैं और खर्च भी करते हैं, तो हमने तो कभी ये नहीं किया कि बैंक से पैसे लेके, और वो अगर आप बैंक से पैसे लेते हैं तो आप डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में सही। डालें ना, बिल्कुल डेवलपमेंट सही। में उन्होंने बिल्कुल सही। डालना नहीं। सो हम इन एहतजाज, और हम रिटर्न इनको देंगे अपनी सिफारिशात, जो कि राइट। हमेशा सेनेट की सिफारिशात जो चलती हैं, क्योंकि नेशनल असेंबली में तो इस किस्म की सिफारिशात कम दी जाती हैं, तो हम वो दे रहे हैं। और हाउस में तो आपको पता है हमारी एहतजाज जारी रहती है, और हम ही सबसे वोकल और एक्टिव प्रोमिनेंट एक्टिव पॉलिटिक्स। और पार्टी है अभी वहां। अभी जो अटेंडेंस का, कौमी असम्बली का जो अटेंडेंस का रिकॉर्ड है, उसमें भी तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून से बहुत आगे खड़ी है, और प्राइम मिनिस्टर की अपनी अटेंडेंस बहुत कम है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जरका तैमूर हमारे साथ मौजूद थी, ऑनरेबल सेनेटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापसी पे 2 सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ होंगे। पाकिस्तानी सियासत अब आगे क्या करवट लेगी, ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हुकूमत हर जानिब से अपोजिशन को दीवार से लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ तो तहरीक इंसाफ की सियासी बढ़ती हिमायत नून लीग को परेशान कर रही है, तो दूसरी तरफ हुकूमत के मुतनाज़ इकदाम पर अदलिया सख्त बरहम नजर आती है। आज लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के केसेस की दूसरी अदालत मुंतकली की हुकूमती दरख्वास्तें खारिज कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत में बैठे हुए लोग मनपसंद जज के पास केसेस लगवाना चाहते हैं। हुकूमत को न लाहौर हाई कोर्ट
और ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पर एतबार है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जजों पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, यह अफसोसनाक है। मुल्क को मजाक बना दिया गया है। जो जज पसंद ना आए उसके खिलाफ तकरीरें शुरू कर दें, यह नया ट्रेंड शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि बताएं, क्या जज की मुखालिफ पार्टी से रिश्तेदारी है या उसने पैसे पकड़े हैं? जेल में कौन सा खतरा है? क्या जजेज आसमान पर बैठकर समाअत करें? यह कहां लिखा है कि जज के खिलाफ रेफरेंस आएगा तो वो काम बंद कर देगा? बाद लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत पंजाब की 2-2 लाख रुपए जुर्माने के साथ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के केसेस की दूसरी अदालत मुंतकली की दरख्वास्तें खारिज कर दी। इसी तरह जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इद्दत में निकाह केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की दरख्वास्तों पर समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट को 10 रोज में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म दिया है। बात यही खत्म नहीं होती, बल्कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर तहरीक इंसाफ का मरकजी सेक्रेटेरिएट भी डी सील कर दिया गया है, जबकि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने आज़ादी मार्च तोड़ फोड़ और हंगामा आराई से मुतल्लिक मुकदमे में इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद अहमद को बरी कर दिया है। बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान के दो मोतबर सीनियर सहाफ़ी नज़ीर लगारी साहब और सईद काजी साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों शख्सियात का। काजी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की अचानक मुलाकात, उससे पहले आप जानते हैं कि मौलाना साहब और इमरान खान साहब के दरमियान फासले काफ़ी हद तक कम हो चुके हुए हैं। दोनों का बयानिया तो तकरीबन एक हो चुका है, सिर्फ सफ़र एक शुरू होना था। तो अब मौलाना किस तरफ जाएंगे? शहबाज शरीफ की तरफ जाते हुए नजर आएंगे या इमरान खान के साथ? मौलाना से आप अगर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस मुल्क के अवाम के मफाद में वो कोई तहरीक चलाएंगे या कोई इस तरह करेंगे, तो मेरे ख्याल में इट इज़ लिटिल बिट टू मच। वो ये जितना सेटअप बना इमरान खान को, उसकी हुकूमत को डिसमेंटल करके, उसमें उनका ये मामला था कि वो अपना मकाम आओ वहाँ देख रहे थे जहाँ इस वक्त जरदारी साहब बैठे हैं, वो मिला नहीं। उसके बाद हमें मौलाना के अंदर का इनकलाबी नजर आया। दूसरी तरफ पीटीआई इंतहाई जबर का शिकार थी, वो भी एक तिनके का सहारा ढूंढ रही थी। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि पीटीआई ने जहां और इतनी ज्यादा तकलीफें उसके वर्कर और लोग बर्दाश्त कर रहे थे, तो फिर वो मौलाना की तरफ देखना मेरे ख्याल में कोई लॉन्ग टर्म कोई अच्छी नहीं, ये एक हमाकत ही थी जो उन्होंने फरमाई थी। अब क्या बात हुई होगी? आप अपने अपने ज़हनों में, नज़ीर लगारी हमारे उस्ताद बैठे हैं, आप अपने अपने ज़हनों में जरा सोचिए क्या बात हुई होगी। क्या आप मुल्क के मसीतर मफाद के लिए हजूर हमारी तरफ आ जाएं? ये रूलिंग इशराफिया ये क्या बात करती है आपस में? अरे भाई, केक में किसका कितना हिस्सा है, सीटें नहीं मिली, सेनेट में इतनी सीटें नहीं मिली, ये नहीं मिला, तो यही बात होगी। तो इसलिए मेरे ख्याल में डूबने वाले को किसी तिनके का सहारा ढूंढना नहीं चाहिए था। अब मौलाना क्या करेंगे? अगर तो उनके जो मुतालबात हैं, हाँ, और वो क्या होते हैं वो आप अंदाजा लगा लें। अच्छा चले, मैं मुतालबात वाला वो लगारी साहब की तरफ ले जाता हूँ पोर्शन। मुख्तसर ये फरमाएगा कि आपने कहा इमरान खान साहब को भी डूबते को तिनके के सहारे की तरह मौलाना की जरूरत पड़ गई। आपको नहीं लगता कि चूंकि मौलाना ने भी वही बयानिया, सिविलियन सुपरमेसी, सियासत में मदाखलत न करें, इलेक्शन में मदाखलत न करें, हुकूमत ने बनाए तोड़े मत, इमरान खान का भी वही बयानिया, तो बयानिया जब करीब होना शुरू हुआ तो फिर वो जिसे कहते हैं एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं दो ताकतें। बयानिया कब किसी का था? 1970 के बाद से ये बयानिया दफन हो चुका है अमली तौर पर। बयानिया वहां नजर आता है जहां पार्टियों के मंसूर होते हैं। आज के बयानिया क्या है? न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट, प्राइवेटाइजेशन, सरमायादारों की दौलत में मजीद इजाफा करना, अमली तौर पर हर पार्टी का इस पे इत्तेफाक है। ये है वो असली बयानिया जो राइज है। हमसे गुफ्तगू की बात ना करें, हमसे ये इधर उधर की बात। आज ये निजाम जो है, जो आज अपनी स्कीम्स में से उखड़ रहा है, और यहां नहीं उखड़ रहा, उधर देखो, उधर लड़ाई, अमेरिका की लड़ाई को जरा गौर करो कि अमेरिका की लड़ाई में एक तरफ उन्होंने, वहां इशराफिया लड़ रही है आपस में, यहां भी इशराफिया लड़ रही है।
वहां की इशराफिया ने उस पर केस और उसको कॉन्विक्ट किया। कल बाइडेन का बेटा भी कॉन्विक्ट हो गया। ये रूल ऑफ लॉ नहीं है, अंदर की गहरी लड़ाई है। तो बात यह है कि यहाँ पे कोई बयानिया किसी कौन सा बयानिया भाई, बयानिया तो रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हर इंसान। 20 रुपए है मन आटा, इस पर भी है सन्नाटा, जिसमें 68 की तारीख चली थी। बिल्कुल बिल्कुल। किधर है वो बयानिया? खत्म होगी। ये इनकी आपस में केक की, इतना केक मेरा है, इतना मुझे दे दो, इतना केक मेरा, इस लड़ाई, ये ओलिगार्की। पाकिस्तान इज नॉट अ डेमोक्रेसी, इट्स एन ओलिगार्की। दो खानदान है बैठे हुए वहां पे, उधर है, उधर आपकी एक रियासती ताकत है, वो बैठे हुए हैं, दैट्स इट। तो कौन सा बयानिया? आज मौलाना को सदर पाकिस्तान बना दो, बयानिया खत्म, सारा बयानिया खत्म। तो लगारी साहब कल फिर मुलाकात दिलचस्प होगी, उसमें क्या कोई मौलाना को ऑफर भी की गई होगी कि चलें वसी तर कौमी मुफाद में, तो आप साथ चलेंगी या चल सकते हैं, और इसके अलावा हम आपकी खिदमत में क्या पेश कर सकते हैं? क्या कोई ऐसी बात हुई होगी? क्योंकि बिला मशरूत तो नहीं कोई भी साथ चलता सियासत में। मौलाना अपना रास्ता ढूंढते हैं और पूरा, यह आज से नहीं है, जब से मौलाना सियासत में है अपना रास्ता ढूंढते रहते हैं। मौलाना साहब के वालिद साहब मोहतरम किबला जनाब मुफ्ती महमूद साहब भी सियासत में अपने रास्ते ढूंढा करते थे, और जब ये जनरल अयूब ख़ान इलेक्शन लड़ रहे थे सदारती, उस वक्त भी मौलाना मुफ्ती महमूद साहब ने रास्ता ढूंढा था, और मौलाना फजलुर रहमान भी अपना रास्ता ढूंढने की बड़ी तगोदाव करते हैं। इस वक्त बड़ी मुश्किल है उनके लिए कि उनके जो दो मुखालिफ हैं वो आपस में रिश्तेदारी के बावजूद और आपस में दूरी के बावजूद वो एक गवर्नर हाउस में बैठे हैं और एक जो है वो चीफ मिनिस्टर हाउस में बैठे हैं, और ख़्याल ये है कि दोबारा भी इलेक्शन हो तो इन्हीं में से कामयाब होंगे। ज़्यादातर यही इम्कान है कि अमीन गंडापुर जो है वो फिर भी आ सकते हैं, और अभी भी दोबारा बाई इलेक्शन भी वही जीते हैं, और अगर वो हैं तो एक ख़तरा कुंडी साहब भी मौजूद हैं। एक तो ये कि इन ख़तरात को मौलाना कैसे कम करेंगे, जहाँ पर इसी सीट के ऊपर जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शिकस्त दे चुके हैं इनके वालिद, तो अब ये जो हैं उस सीट की बाजियाबी के लिए कुछ भी करने को तैयार है, किसी के साथ भी जाने को तैयार होंगे, और इमरान खान के सामने भी एक रोज़ ये शर्त आएगी कि ये सीट मेरे लिए छोड़ दें तो आपकी बहुत बड़ी नवाजिश होगी। तो एक तो ये है, और दूसरा ये है कि इस वक्त इस सिस्टम में, मौजूदा सिस्टम में, जो पता नहीं 1 साल चलता है, 1.5 साल चलता है, या कितने, इससे ज़्यादा चलने का नहीं है, तो इस सिस्टम में वो अपनी जगह देखेंगे कि क्या बनती है, स्टैंडिंग कमेटी में क्या जगह बनती है, और बलूचिस्तान में कितनी हमें सीटें मिल सकती हैं, और क्या ऐसा हो सकता है कि जरदारी साहब को राज़ी कर ले, जनाब आप अपना कुंडी साहब को वापस ले जाएं और यहाँ पर मेरा गवर्नर लगाएं। हो सकता है कि इस बारे में मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो इस तरफ जाएं और जरदारी साहब से रिक्वेस्ट करें जी मौलाना का गवर्नर कबूल कर लें। तो इस तरह की चीज़ें हुई होंगी, हम ये एज्यूम कर रहे हैं, हम ये तस्वुर कर रहे हैं, हम ये ख्याल कर रहे हैं कि इस तरह की बातें हुई होंगी। इसके अलावा और कौन सा ये हुआ होगा कि जनाब आप क़यामत तोड़ रहे हैं, आप इस मुल्क के ऊपर बजट की सूरत में आपने एटम बम फेंक दिया है, आपने लोगों के ऊपर एक ज़िंदगी अजीरन कर दी है, अजाब बना दी है। इस ज़िंदगी को कैसे कम किया जा सकता है, इस अजाब को, इस मुसीबत को, इस नागहानी आफत को इस मुल्क के आम आदमी के ऊपर से कैसे टाला जा सकता है। तो इस पर तो बात नहीं हुई होगी, बात इसी उसमें हुई, तनाजुर में होगी कि मिलता क्या है, देते क्या है आप। वही केक में से हिस्सा कितना मिलेगा, जो काजी साहब ने कहा। एक ब्रेक आपकी इजाज़त से, ब्रेक से वापसी पे जो लगारी साहब ने नुक्ता उठाया कि ये हुकूमत तो 1.5 साल चलती हुई नज़र आ रही है, ऐसा क्यों लग रहा है? एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद, हमारे साथ मौजूद है नज़ीर लगारी साहब, सईद काजी साहब। काजी साहब, ब्रेक से पहले लगारी साहब ने इशारा दिया कि ये हुकूमत 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक चल सकती है। पाकिस्तान में तो ये एक तसव्वुर आम है कि अगर मुक़्तदरा और हुकूमत साथ साथ हैं, जिसको एक पेज कहा जाता है, तो फिर तो 5 साल भी पूरे करवाए जा सकते हैं, उसके लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत अच्छी हो बुरी हो, 5 साल पूरे करवाए जा सकते हैं। तो अभी तो एक पेज है, तो फिर कैसे 1-2 साल में कुछ हो सकता है? 2-3 पहलू हैं आपकी इस बात के, और लगारी साहब ने ठीक कहा। हम जिस अनसेट, देखिए ना, आज से 20, 25, 30 साल पहले जब हम बजट कवर करते थे अखबारों में, तो बजट में जो चीज तय होती थी कम से कम 1 साल तो रहती थी, वो
1 साल तक कीमतें भी रहती थी। अब तो 15 दिन बाद बजट आता है। तो इतनी अनसर्टेनिटी है। ये जो, हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा, क्या फर्क पड़ेगा, चले जाएं, आ जाएं। अगर एक ऑपरेसिव, जिसकी तरफ लगारी साहब ने, मेरे उस्ताद ने जिक्र किया, वो ऑपरेसिव निजाम जारी रहता है। कभी मार्शल लॉ की कहानी सुना के हम लुटते हैं, कभी हम जमहूरियत के नाम पे लुटते हैं। वो तो जारी रहेगा। ये चले जाए, कोई और आ जाए, ना आए, इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस फॉर द कॉमन मैसेज। हाँ, ऊपर के कुछ लोग, मेरे आप जैसे साथी, उनके लिए शायद हो कोई ये अहम बात कि भाई ये चले गए, वो आगे। अब मसला क्या है? मसला ये है कि आज आलमी माशी बुरान में और आज के हमारे माशी बुरान में रास्ता नहीं मिल रहा। जिस तरह अजीम मुफक्कर कार्ल मार्क्स ने कहा था, एक इनकलाबी अहद की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि भाई, वो कहते हैं यार काम ठीक ठाक चल रहा था, ठेके ले रहे थे, ठेके दे रहे थे, माल बन रहे थे, ये कहानी आगे नहीं चल रही। मसला ये है कि आज हम जिस एक फरसूदा, रॉटन, गले सड़े निजाम में रह रहे हैं, ये चल नहीं पा रहा यार। उन्हें ले आओ, उन्हें इमरान खान ले आओ, अब औरंगजेब साहब की तरला मिन्नत कर लो यार, इसको चलाओ ना। चल नहीं रहा। चल क्यों नहीं रहा? कि आज इस अहद में ये लोग इररेलेवेंट नहीं हुए, बल्कि ये वो, जिसे कहा था किसी ने, ये माजी के मजार हैं जो हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। ये कहानी और तारीख को 1 सेंटीमीटर आगे नहीं लेके जा सकते। लिहाजा एक बंदे को ट्राई करते हैं, फिर दूसरे को करते हैं, फिर तीसरे को करते हैं, अपने इक़्तिदार को कायम रखने के लिए। तो मैं ये समझता हूं, इट विल मेक नो डिफरेंस। इसको हटा दें, गवर्नमेंट नहीं ले आए, फिर क्या होगा? इस वक्त तक आप इस ऑपरेसिव और इस निजाम को, जो एंटी पीपल है, ये एक ऐलान जंग है अवाम के खिलाफ। ये जंग अगर अवाम के खिलाफ, उसकी जेबों, अब क्या है? राइट, ये मगर वो तड़प रही है। ये जो वैक्यूम अगर आ जाता है लगारी साहब, जिधर काजी साहब इशारा कर रहे हैं कि लोगों को रहबर नज़र नहीं आ रहा, यही पीडीएम की 16 माह की हुकूमत थी, यही जमातें थीं, कुछ ना कर सके, बल्कि पीटीआई के दौर से ज़्यादा बदतरीन हालात पाकिस्तान में कर दिए गए, जिसका फ़ायदा सियासी इमरान खान को भी हासिल हुआ। अभी भी 4 महीने से का जो तर्ज हुक्मरानी आपके सामने है, तो फिर कौन चलाएगा? ये भी डिस्क्रेडिट, वो भी डिस्क्रेडिट, फिर कौन चलाएगा ये आगे? देखें, आपका वजूद किस लिए है? आप किस लिए अपने, जिसको आप आज़ादी कह रहे हैं, आप हासिल किस लिए की थी? आपको मालूम है ना, कम से कम मुझे भी मालूम है, और सईद काजी साहब को भी मालूम है, और आपको भी मालूम है कि हम फ्रंट लाइन स्टेट थे। हम कोल्ड वार के फ्रंट लाइन स्टेट थे। हम कोल्ड वार के गर्म महाज के, आखिरी गर्म महाज के हम चौकीदार भी थे, और हम उसकी निगहबानी करने वाले भी थे, उसको परवान चढ़ाने वाले भी थे, और उसके नताज हासिल करने वाले भी थे। ये सब कुछ हमने किया था, और हमें फ्रंट लाइन स्टेट की थपकी दी गई थी, और हम थपकी में आकर ये सब कुछ किया हमने। और उसके बाद क्या हुआ? डिसइंटीग्रेशन और जो है वो सोवियत यूनियन का इन्हज़ाम हुआ। इसके बाद अब आपकी ज़रूरत नहीं रही है। मैंने बड़े बड़े लोगों से ये बात की है। मैंने कहा जनाब आप बताएं हमारी वजह जो है वो क्या है, हमारे जवाज़ क्या है, हमारा मौजूद होने का जवाज़ क्या है? वो तो ये कहते हैं कि जनाब जो का असल मकसद था, देखें वो डॉक्ट्राइन मेरे पास है, मैंने अभी उसका तर्जुमा कर लिया है। वो कोल्ड वार डॉक्ट्राइन है, पॉल नेट्से की लिखी हुई है, उसमें पाकिस्तान का नाम भी मौजूद है। वो 65 सफ़े की एक दस्तावेज़ है। वो तारीख़ की हौलनाक तरीन वो दस्तावेज़ है जो आपको बताती है कि किस तरह से ये तय किया गया था एक धमाके के बाद जो सोवियत यूनियन ने किया था। अगस्त में इनकलाब आता है और अगस्त में धमाका होता है 49 में, और उसी साल अक्टूबर में चीन में इनकलाब आता है। उसके बाद जो है इस बात की ज़रूरत महसूस होती है कि अब हम क्या करेंगे, अब हमारे क्या होंगे, असल हमारे मुद्दा क्या होगा, हम किस तरह से सोवियत यूनियन को और उसके जितने भी चीज़ें हैं उनको कैसे कंट्रोल करेंगे। तो ये डॉक्ट्राइन लिखी गई थी, ये कागज़ लिखा गया था,
ये एक नज़रिया पेश किया गया था। हम उस नज़रिए के तहत उनकी फ्रंटलाइन स्टेट थे, हमें पाला पोसा गया, हमें कहा गया कि 4 मार्शल लगा दो, हमने 4 मार्शल लगा दिए। हमें कहा गया अपने लोगों को कुचल डालो, हमने कुचल डाला। अपने लोगों को तकसीम कर दो, तकसीम कर दो। अपने लोगों में प्रैक्टिस तलाश करो, प्रैक्टिस तलाश की गई। हमारे पास क्या रहा? हमारे यही कुछ हुआ थाईलैंड में, यही कुछ हुआ फिलिपाइन में, यही कुछ हुआ इन ममालिक में, और इसी तरह से जो इराक में हुआ। जिन लोगों ने हल्का बगोश होने का तय किया था, वहाँ पर क्या हुआ है? अब हमारे साथ क्या होगा? अब हम उनके लिए ज़रूरत नहीं है, अब हमारे लिए कोई चीज़ नहीं है, अब उनके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं है कि हमें कोई साथ लेकर चलने की बात हो। हमें इसी हालत में रहना है और हमें यह कहा जाएगा कि अपना सब कुछ ख़त्म करो। तो ये चूँकि ये तारीख़ी खित्ता है, चूँकि ये तारीख़ी रियासत है, क्योंकि यह तारीख़ी खित्ता है, वादी सिंध जो है कश्मीर से लेकर कराची तक या ग्वादर तक, ये सारे का सारा एक ही खित्ता है। इसको इंटीग्रेट रहना चाहिए। हमारी ख्वाहिश है कि इसको इंटीग्रेट हम और हमारी लाश पर अगर कोई दूसरी सूरत हाल हो, लेकिन दूसरी सूरत हाल पैदा की जा रही है और हमारे तमाम हुक्मरान अशराफिया जो इस सूरत हाल को देख रही है, इनकी आंखों के सामने है सब कुछ जो उनके साथ होता हुआ नजर आ रहा है। जो कुछ इन्होंने किया है, जो कुछ इन्होंने सारे के सारे ने सब ने मिलकर इसमें हिस्सा डाला है। तमाम सिस्टम इसको इसी तरह लेकर चल रहा है। अगर इस मुल्क को बाकी रखना है तो आपको इस सारे के सारे चक्कर से निकलना होगा। IMF आपको कैद करने के लिए बना था, वर्ल्ड बैंक आपको कैद करने के लिए बना था। वर्ल्ड बैंक ने आपको मजबूर किया था, घुटने टेकर मजबूर किया था कि अपने 3 दरिया इंडिया के हाथ में भेज दो। जो जीन तकरीबन 13 साल तक प्रेसिडेंट रहा, लगातार 49 से लेकर 62-63 तक, और इंडस वाटर ट्रीटी कराने के बाद वो उसके बाद रिटायर हुआ है। वो ये सब कुछ करा कर गया। आपके लिए मंसूबे ये थे कि आप एक आलाकार थे, आप एक आलाकार रहे, और आप भी जो एक्सटेंशन ऑफ कोल्ड वार है, जिसको वार ऑन टेरर कहा जाए, आप एक आलाकार हैं। आलाकार की क्या हैसियत होती है? आप किसी के हाथ में हैं, आप आलाकार हैं। राइट। मैंने ये बात की थी एक बहुत बड़े आदमी के साथ, उन्होंने कहा नहीं वो फुला हमारे लिए मर रहा है, कोई किसी के लिए नहीं मर रहा है, आपके लिए कोई नहीं मर रहा है। असल मसला ये है कि हमें ये तारीखी रियासत जो है, हमें इसके बका का मसला है। मैं ये जो मुल्क है, ये जो जोग्राफिया है, ये हमारा जोग्राफिया है। वो खैबर पख्तूनख्वा से लेकर और वो गिलगित बल्तिस्तान से लेकर ये तुफ्तान तक, और ये सारे का सारा हम इसको एक देखना चाहते हैं। लेकिन ये रियासत और इसके इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो इसको बाकी रख पाएंगे या नहीं रख हम जैसे पाएंगे। लोगों को पकड़ कर कहेंगे तो बकवास करते हैं। ये बात, यही मेरा ख्याल है $1 मिलियन क्वेश्चन यही है लगारी साहब जो आपने उठा दिया है आखिर में, कि अब क्या इस रियासत को कैसे, क्यों कर, कौन आगे लेकर जाएगा, या कुछ आवाज़ सवाल करने वालों से ही नाराज़गी और खफगी का इजहार किया जाता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सईद काजी साहब और नज़ीर लगारी साहब, दोनों का बहरहाल गुज़श्ता 5 दहाइयों का पाकिस्तानी सियासत और इस खित्ते की सियासत को देखने का, समझने का तजुर्बा है। और आप उनकी राय से इख्तलाफ भी कर सकते हैं, इत्तफाक भी कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल जो जिन कंसर्न्स का और सियासी सबाक में पाकिस्तान की मारूजी सियासत का अहाता किया है लगारी साहब ने और सईद काजी साहब ने, ये सुनने के लायक था। आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज़। देखते रहिएगा जमहूरियत।